हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम में टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर आता है। तो जब भी किसी सम में इनकम फ्रॉम टैक्सेबल सैलरी फाइंड करनी हो तो कैसे करनी हो वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस तरह के सम में आपको इस तरह का स्टेटमेंट बनाना होता है। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर मिसेस जो भी हो उसका नाम लिखना है सबसे पहले। उसके बाद प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लिखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो भी हो, असेसमेंट ईयर जो भी हो वो ऊपर लिख देना है। उसके बाद आपको दो कॉलम प्रिपेयर करने होंगे, पार्टिकुलर्स यानी आइटम और अमाउंट। ठीक है, रुपीज़। उसके बाद एक वन बाय वन सभी पॉइंट जो भी आपको सब में दिए गए हो लेते जाने हैं और ये स्टेटमेंट में लिखते जाना है। जैसे कि सबसे पहले बेसिक सैलरी, उसे जो भी बेसिक सैलरी मिला हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, वो फुल्ली टैक्सेबल है, सीधा बार ही लिख देना है। उसके बाद नंबर 2 डीए, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, उसे जो भी महंगाई भत्ता मिला हो, डीए वो मिला हो, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद नंबर 3 कमीशन, उसके एम्प्लॉयर ने अगर उसे कमीशन दिया हो तो वो भी लिख देना है। नंबर 4 बोनस, उसे जितना भी बोनस मिला है ईयरली, उसका भी जो भी ईयरली अमाउंट है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये चार चीज़ें अगर ऐसे है, एक अगर आपको पूरे साल का दिया हो सब में तो पूरे साल का लिख देना है। अगर पर मंथ दिया हो, ठीक है, मंथली के हिसाब से, महीने के हिसाब से दिया हो तो उसको 12 से गुण लेना है। ठीक है, तो आपका पूरा साल का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस का ये देखना है कि ये कौन सा कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी है या तो प्राइवेट कर्मचारी है। दोनों कर्मचारी के किस्से में सबसे पहले तो यहाँ पे तो लिख ही देना है। ठीक है, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस एकदम लास्ट में जब हम ग्रोस टोटल करते हैं उसके बाद ये माइनस करेंगे उसके अंदर से। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस, टूर अलाउंस, रिसर्च असिस्टेंट अलाउंस। ठीक है, तो ऐसे अलाउंसेस मिलते हैं यानी भत्ते मिलते हैं। तो उसका रूल ये है कि जितना अमाउंट मिला उसमें से उतने कितना खर्च किया, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जितनी अमाउंट मिली उसमें से उतने जितना भी खर्चा किया वो माइनस हो जाएगा। जो अगर कुछ अमाउंट बची होगी तो वही बाहर आएगी, वही टैक्सेबल होगी। अगर सभी अमाउंट उसने एक्सपेंस कर दिया होगा तो बाहर कोई अमाउंट आएगा नहीं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद गैस एंड वाटर फैसिलिटी, अगर किसी कर्मचारी को पर्सनल यूज़ के लिए उसका मालिक गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो वो भी टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 11 हाउस रेंट अलाउंस, HRA बोलते हैं उसे। अगर किसी कर्मचारी को उसके मालिक के द्वारा HRA मिलता है तो जो भी अमाउंट मिला है वो सबसे पहले लिखना है। उसके बाद रूल के हिसाब से जो एग्जेम्प्टेड HRA है उसके आपको बाहर गिनती करना है अलग से। जो भी एग्जेम्प्टेड HRA है वो यहाँ पे लिख के जो एक्चुअल HRA मिला है उसमें से बात करके माइनस करके आपको टैक्सेबल वैल्यू है वो बाहर लिखना है। ठीक है, अब कितना HRA एग्जाम्प्टेड होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर उसके रूल समझाए हुए हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जितना भी मिलता है वो सबसे पहले आपको लिख देना है। उसके बाद उसमें से भी एग्जेम्प्टेड वैल्यू जो है वो आपको माइनस करनी है। अब एग्जेम्प्टेड वैल्यू क्या है तो उसका रूल है 100 रुपीज़ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ठीक है, एक बच्चे का 100 रुपये के हिसाब से माइनस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चों का ही माइनस होगा। दो से ज़्यादा बच्चे होंगे तो भी दो बच्चों का ही माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का भी जो अमाउंट मिला है वो सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद उसमें से एग्जेम्प्टेड वैल्यू माइनस करेंगे। अब इसका भी रूल 300 रुपये पर चाइल्ड है। ठीक है, पर मंथ का रूल है, ₹300 पर चाइल्ड पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, मैक्सिमम दो बच्चों के लिए ये भी मिलता है, वो भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद ग्रेच्युइटी,
तो ग्रेच्युइटी उसे उसके मालिक ने जितना भी दिया है वो लिखना है, उसके बाद रूल के हिसाब से एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, माइनस करना है। ठीक है, तो ग्रेच्युइटी का रूल क्या है वो भी अलग वीडियो में मैंने दिखाया है कि ग्रेच्युइटी का रूल क्या है। ठीक है, तो ग्रेच्युइटी का जो भी एग्जेम्प्टेड वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पे लिख के यहाँ पे बाहर टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। उसके बाद पेंशन, तो पेंशन का भी ग्रेच्युइटी के जैसा ही है, रूल के हिसाब से जो भी एग्जेम्प्टेड होगा वो आपको एक्चुअल पेंशन में से माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू ही बाहर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आरपीएफ यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर्स यानी ओनर, कंपनी, मालिक। एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया हो उसमें से 12% माइनस हो जाएंगे। 12% एग्जेम्प्टेड वैल्यू है। ठीक है, वो माइनस करके बाकी जो बचा वो टैक्सेबल वैल्यू हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ अकाउंट, यानी उसके जो भी प्रोविडेंट फंड अकाउंट है उसमें से जो भी इंटरेस्ट जमा हुआ है वो लिखना है, और उसमें भी 9.5% जो है वो रूल के हिसाब से हम माइनस करेंगे, जो बचेगा वो अमाउंट हम बाहर निकालेंगे। वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ मोटर कार। ठीक है, मोटर कार फैसिलिटी अगर किसी कर्मचारी को उसका मालिक देता है तो वो भी रूल के हिसाब से हम लिखेंगे। अब मोटर कार फैसिलिटी के लिए वो देखना पड़ेगा कि वो मोटर कार कितने सीसी की है, उसका क्यूबिक कैपेसिटी कितना है, उसका इंजन कितने कैपेसिटी का है, मोटर कार कौन से पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मोटर कार का जो खर्चा है मेंटेनेंस वो कौन पे करता है, वो सभी हमें देखना होगा, रूल के हिसाब से इस पे लिखना होगा। उसके बाद नंबर 19, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। अगर किसी कर्मचारी को उसका मालिक एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी घर देता है, हाउस देता है, फ्लैट देता है, बंगलो देता है, कुछ भी, तो वो भी रूल के हिसाब से हमें कैलकुलेट करके फिर उसका जो फाइनल अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू वही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब एकोमोडेशन के रूल के लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, उसके अंदर इसके रूल दिए हुए हैं। उसके बाद लंच फैसिलिटी। अगर किसी कर्मचारी को उसका मालिक ऑफिस आवर्स में लंच प्रोवाइड करता है तो लंच फैसिलिटी के लिए रूल ये है कि जितने रुपये पर डिश है उसमें से 50 रुपये माइनस होंगे, टैक्स फ्री है, 50 रुपये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, और उसमें से अगर टोकन अमाउंट कपा हो एम्प्लॉय की सैलरी में से, उसके मालिक ने उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट काट लिया हो इस पर्पज़ के लिए, तो वो भी माइनस हो जाएगा और जो बचेगा वो बाहर आएगा टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद हाउस सर्वेंट सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने हाउस सर्वेंट का सैलरी भी पे किया है तो वो भी टैक्सेबल वैल्यू होगा। और भी कई सारे पॉइंट्स आते हैं दोस्तों, ये तो सब मैंने खाली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखे हैं, तो 21 पॉइंट हो गए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, वो सभी रूल आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का जो टैक्सेबल वैल्यू आया, ठीक है, वो सभी का टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रोस सैलरी यहाँ पर। ठीक है, ग्रोस सैलरी में से 3 चीज़ें डिडक्ट होगी लास्ट में। सबसे पहला होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट जो है वो फिक्स होता है 50,000 रुपये। ठीक है, इसका कोई गिनती नहीं आएगा, अमाउंट फिक्स ही गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ठीक है, अगर सम में दिया है या नहीं दिया है आपको सीधा 50,000 यहाँ पे लिख ही देना है। उसके बाद नंबर 2, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कितना कटा है सैलरी में से वो सम में दिया होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नंबर 3, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का अमाउंट आपको यहाँ पर तभी लिखना है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तभी लिखना है। अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस लिखना नहीं है। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी एंटरटेनमेंट अलाउंस की पूरी अमाउंट नहीं लिखनी है, रूल के हिसाब से लिखना है। ठीक है, जो भी रूल है उसके हिसाब से जो अमाउंट आएगी टैक्स फ्री वही आपको यहाँ पे लिखना है। प्राइवेट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का यहाँ पे लिखना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये 3 चीज़ों का टोटल आपको यहाँ पे लिख देना है। ग्रोस सैलरी में से आपको ये टोटल जो भी आएगा वो माइनस करना है, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और इसे हम लोग बोलेंगे टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, तो इस तरह से
स्टेटमेंट बनाया जाता है और किसी भी कर्मचारी का टैक्सेबल सैलरी ढूंढ लिया जाता है। थैंक यू।